जानू, आप सो जाओ पर आप फ़ोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की बात सुननी। देखिए, खेल ये नहीं है कि अभी नीट में 1 महीना बचा है कि 2 महीना बचा है कि मैं 2024 की दे रहा हूँ कि 25 की दे रहा हूँ कि 26 की दे रहा हूँ कि मुझे क्या बनना है। देयर आर सर्टेन रूल्स। एक किताब 10 बार, तब तक जब तक दूसरों में इन्वेस्टमेंट से सैड होंगे आप। SAD, सैड। खुद में इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता भी सैड ही है, बट दैट इज SED. If you rest after the test, you waste your test. साथियों, कहते हैं कि सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन जुनून चाहिए मेरे दोस्त मंजिल को पाने के लिए। मुझे अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, आप एक डॉक्टर थे और ऐसा क्या हुआ कि आप एक टीचर बन गए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कभी टीचर नहीं बनना चाहता था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम आइदर ए कार्डियोलॉजिस्ट, कि मैं हार्ट का स्पेशलिस्ट बनूं, या फिर स्किन का डॉक्टर बनूं। बात 2013 की है। तब मेरी सिस्टर को प्री मेडिकल की तैयारी करनी थी। उसे तब नीट नहीं बोलते थे, उसे तब AAPMT बोलते थे। तो पेरेंट्स ने कहा कि यार, इसको बाहर नहीं भेजेंगे और तू अगर करवा सकता है तैयारी तो करवा दे। तो मैंने बोला कि मैं तैयारी करवाऊं, प्लस मेरे से ज़्यादा जो हमारे को लेकर चिंतित थी वो मेरी सिस्टर थी कि तुम लोग कैसे तैयारी करवा पाओगे मुझे, मतलब तुम अभी जस्ट MBBS कर रहे हो और तुम क्या करोगे। तो ये सब डिस्कशन होता रहा। फिर मैं अपने कुछ 2 बैचमेट से बात की, एक का नाम परम था, एक का नाम पीयूष था, और मैंने उनको कहा कि यार, ऐसा कुछ प्लान चल रहा है तो ऐसे बच्चों को पढ़ाना है। एंड दे वर इंटरेस्टेड। क्या करते हैं ना यार, शाम के टाइम में थोड़ा टाइम फ्री होता है, करते हैं। 2013 में हमारे पास में 6 स्टूडेंट्स आए, वो और उसकी 2-3 फ्रेंड्स, कुल मिला के 6 स्टूडेंट्स हमारे पास में, अगर 3 टीचर थे उनके लिए, तो 3 MBBS कर रहे थे। शाम के टाइम पे हम लोग पढ़ाते थे, सुबह हम लोग कॉलेज जाते थे, और नो सिलेक्शन नो फीस वाली थीम पे हम लोग पढ़ा रहे थे। इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि हम लोग हमारा 100% दे पाए। 5,500 रुपये हमें पेरेंट्स से मिले थे टेबल बेंचेस लाने के लिए, और ड्राइंग रूम का हम यूज़ कर रहे थे घर में। तो 6 में से AAPMT 2014 में हमने 3 सिलेक्शन करवाए। जब ये बात फैली ना कि यार 6 में से 3 सेलेक्ट हो गए, 50% सिलेक्शन रेट, सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया। जब हमारे आसपास आप कह सकते हैं कोटा में, सीकर में 1% 2% रेट आ रहा था सिलेक्शन का, हमने 50% रेट दिया। उन 6 को देखकर नेक्स्ट ईयर हमारे पास में 24 बच्चे आ गए। हम चाहते थे कि बंद कर दे, बट हमें कंटिन्यू करना पड़ा। नेक्स्ट ईयर हमने 8 बच्चों का सिलेक्शन दिया, 24 में से 8 बच्चों का, और फिर हम लोग इस प्रोसेस में चलते गए। कुछ बेसिक बातें होती है। देखिए, खेल ये नहीं है कि अभी नीट में 1 महीना बचा है कि 2 महीना बचा है कि मैं 2024 की दे रहा हूँ कि 25 की दे रहा हूँ कि 26 की दे रहा हूँ कि मुझे क्या बनना है। देयर आर सर्टेन रूल्स, सर्टेन फाउंडेशंस, और वो अगर फाउंडेशंस आप जिंदगी में यूज कर सकते हैं ना दोस्त, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एग्जाम, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पैटर्न, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। और कुछ फंडाज हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, अगर आप शिद्दत से फॉलो करते हैं आप फोड़ देंगे। लेकिन सबसे पहली ज़रूरत जो है ना, जब कोई स्टूडेंट तैयारी शुरू करता है, और लाखों बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी के दौरान कुछ सब्जेक्ट टफ भी होते हैं, और जैसे उसको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है ना, अपने पापा को बोलता है, पापा ये सब्जेक्ट मेरे को नहीं आ रहा। तो पापा क्या करते हैं, उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उसको एक नई किताब ला के देते हैं उसी सब्जेक्ट की। अब किताब में सब्जेक्ट थोड़ा चेंज हो जाएगा। हमें ये समझना है कि एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, अगर मैं स्पेसिफिकली नीट एग्ज़ाम की बात करूं या किसी भी एग्ज़ाम की बात करता हूं, आपका सिलेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है रिवीजन के, और इनवर्स में होता है रिसोर्सेज के। जिन रिसोर्सेज को लेकर आप खुश हो रहे होते हैं ना कि यार तो मज़ा आ गया, यू एंड अप बीइंग ए लाइब्रेरियन। आपके पास जमाने भर की किताबें होती है, लेकिन पढ़ी आपने एक भी नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि ज़मीन से पानी निकालने के लिए 2-2 फीट के 100 गड्ढे नहीं, 200 फीट का एक ही गड्ढा खोदना होता है। रिसोर्सेज को कम से कम रखना है, रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है। यह सुपर सीक्रेट फॉर्मूला है। कई लोगों को लगता है ना कि 10 किताबें ले आएंगे तो फोड़ देंगे, चमकीले कवर वाली बुक ले आएंगे तो फोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्त। एक किताब 10 बार, तब तक जब तक राइटर के लेवल की नॉलेज आपको इस किताब से नहीं हो जाती। तो रिसोर्सेज को कम से कम रखना है
और रिवीजन को मैक्सिमाइज करना है। ये अल्ट्रा रूल है। आज नीट की तैयारी कर रहे हो, कल नीट पीजी की करोगे, यूपीएससी करोगे, किसी की भी करोगे, स्ट्रॉन्गेस्ट एवर रूल इज दिस। तो बहुत सारी डीएलपीज या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी लिमिटेड टू बिकम स्पेशल। ये हमको समझ लेना है। सेकेंड पॉइंट जो मुझे फील होता है और बहुत स्ट्रांगली फील होता है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखो, किसी भी इंसान में 3 टाइप की एनर्जी, एक मेंटल है, एक फिजिकल है, एक सेक्सुअल है। पहले के युद्ध तलवार के दम पर जीते जाते थे, बाहुबल के दम पर जीते जाते, बट आजकल के जो युद्ध है ना, वो दिमाग के दम पर जीते जाते हैं। और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए वी नीड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द मेंटल एनर्जी। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आज 4G के ज़माने में दे आर वेस्टिंग देयर लॉट ऑफ सेक्सुअल एनर्जी। मतलब कई स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं, मैंने देखे हैं कि रात रात भर फ़ोन पे बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जानू आप सो जाओ पर आप फ़ोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की आवाज़ सुननी है। आपकी सेक्सुअल एनर्जी जो है उसको भी आप मेंटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन संभव है। थर्मोडायनेमिक्स का नियम है कि एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिजिकल एनर्जी को मैक्सिमाइज करने का तरीका क्या है? थोड़ी एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाने का मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़े बहुत उसमें होने चाहिए, और चुप रहो, साइलेंस। क्योंकि बोलने से एक सिग्निफिकेंट एनर्जी वेस्ट होती है। साइलेंस एक धर्म है, एक ताकत है। अगर आप साइलेंस रहते हैं, साइलेंस को फॉलो करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी फिजिकल एनर्जी बढ़ने लगी है। ऐसा कहा जाता है कि कांटे में वही मछली फंसती है दोस्त जो मुंह खोलती है। एंड यू विल फील एनर्जेटिक। और एनर्जी के दम पे सत्ता हासिल की जाती है, सीट हासिल की जाती है, ताकत हासिल की जाती है। तो फिजिकली एक्टिव होना एक स्टूडेंट के लिए, एस्पिरेंट के लिए इज ए मस्ट फैक्टर टू इंप्रूव हिज और हर मेंटल एनर्जी। थर्ड जो रूल है और एक सुपर इंपॉर्टेंट वन है, आपकी परफॉर्मेंस आपकी ज़िंदगी में हो, एग्ज़ाम में हो, आपके प्रोफेशन में हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ, और इनवर्स में होती है इन्वेस्टमेंट इन अदर्स। आप दूसरों में जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, उतने ही ज़्यादा आप सैड होते जाएंगे, दुखी परेशान रहेंगे, इसने मेरे बारे में क्या बोल दिया, उसने मेरे बारे में क्या बोल दिया। लेकिन अगर आप खुद में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी हर टाइप की परफॉर्मेंस एक्सट्रीम पर जाएगी। वो फिजिकल हो सकती है, वो मेंटल हो सकती है, वो प्रोफेशनल हो सकती है, वो पढ़ाई में हो सकती है। दूसरों में इन्वेस्टमेंट से सैड होंगे आप, SAD, सैड। खुद में इन्वेस्टमेंट करने का रास्ता भी सैड ही है, बट दैट इज SED, स्लीप वेल। कई लोगों को लगता है ना कि 2 घंटे सोना है और 22 घंटे पढ़ना है, एग्जाम फोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्त। सोने से ही आपकी लॉन्ग टर्मल मेमोरी बिल्ड होती है, और वो लॉन्ग टर्मल एनर्जी ही आपको एग्जाम क्रैक करवाती है। सोने से ही कंसंट्रेशन आता है, और कंसंट्रेशन ही विद्यार्थी का धर्म है। जब कंसंट्रेशन होगा ना, तभी टीचर उसका साथ देंगे, क्योंकि तभी वो एक अच्छा विद्यार्थी बन पाएगा। कई बार लोग पूछते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ ही क्यों दिया? पांडव तो 5 थे, बिकॉज अर्जुन वॉज एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड वन। जब कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, तो सबका साथ अपने आप मिलता है। तो SED का मतलब क्या है? स्लीप, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कामनेस। E फॉर एक्सरसाइज, फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो सेक्सुअल एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हैं मेंटल में। एंड डाइट, अगर आपकी डाइट थोड़ी सी ऐसी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इट कैन बी अखरोट, थोड़ी बहुत बादाम, थोड़ी बहुत किशमिश, 5, 10 और 15 अखरोट, 5, 10 बादाम, 15 किशमिश, तो आप देखेंगे कि आप खुद की मेंटल एनर्जी को और बेटर कर पा रहे हैं, बिकॉज दे कंटेन द ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपको मेंटली एक्टिव करता है। तो इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ विल डिसाइड योर परफॉर्मेंस। यहां से वहां कान लगाने की जरूरत नहीं है कि इस चाची ने क्या कहा, उस भतीजी ने क्या कहा, उस भाभी जी ने क्या। डोंट थिंक अबाउट दैट। आपकी क्लास में बहुत लोग आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बात करेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आप ही
खुद के सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। देखिए 4th पॉइंट की एक बार बात कर लेते हैं। मैं एक बहुत सिंपल सी एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार एक चाचा थे, वो एक हकीम के पास में गए। बोले डॉक्टर साहब मेरा पैर थोड़ा नीला पड़ गया। तो डॉक्टर साहब, हकीम साहब जो थे, उन्होंने लुंगी ऊपर करी, देखा। बोले चाचा पैर काटना पड़ेगा, नीला पड़ गया, खराब हो रहा है। बोले मालिक अब क्या करें, काट दो। काट दिया। थोड़े दिन बाद चाचा फिर से गए डॉक्टर के पास में, हकीम के पास में। बोले चाचा अब क्या हो गया? बोले साहब फिर से वो पैर नीला पड़ गया। ऊपर उठा के देखा, खराब हो गया, ये भी काटना पड़ेगा। अब चाचा के जब दोनों पैर काट दिए, एक प्लास्टिक का लगा दिया। बोले कैसे ना कैसे तो चलो। 7 दिन बाद चाचा फिर हकीम के पास में गए, प्लास्टिक का पैर भी नीला पड़ गया था। हकीम साहब ने अब की बार फिर ऊपर किया। बोले चाचा आपकी लुंगी रंग छोड़ रही है। तो कई बार हमें पता ही नहीं होता। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि पोस्टमार्टम इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन प्रिस्क्रिप्शन। आप कितनी गलतियां कर रहे हैं किसी पेपर में, किसी टेस्ट पेपर में, यह आपको उस वक्त पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप टेस्ट पेपर को घर पे आकर देखते ही नहीं हैं तो आपका टेस्ट देना बेकार। मैं हमेशा कहता हूं दैट इफ यू रेस्ट आफ्टर द टेस्ट यू वेस्ट योर टेस्ट। तो आपका जो इंप्रूवमेंट है ना, आप पे कितना इंप्रूवमेंट आएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोस्टमार्टम। और इनवर्स में होता है प्रिस्क्रिप्शन के। कितनी सारी किताबें पढ़ी, कितने टेस्ट दिए, वो मैटर नहीं करते। टेस्ट में कितना पोस्टमार्टम किया है, कहां गलती हुई है। गलतियां तीनों वजह से हो सकती है: LOC लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, LOT लैक ऑफ टाइम, SMS मतलब सिली मिस्टेक्स। आइडेंटिफाई करो कि कहां लैक कर रहे हो। एक मेडिकल में एक बहुत फेमस कहावत है, बहुत फेमस, कि पोस्टमार्टम नोज व्हाट प्रिस्क्रिप्शन डजंट। मरने के बाद जब पता चलता है कि इस इंसान की डेथ इसलिए हो गई थी जो प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर को पता नहीं था। तो आप क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। इंप्रूवमेंट वहीं से आएगा, वहीं से परफॉर्मेंस आएगी दोस्त। तो देखिए एक बात मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी टॉक में आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वो एक बार बताइए। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात, जब हमने 50% सिलेक्शन रेट हासिल किया तो अब आज हम क्या करते हैं, हम अजमेर में एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट रन करते हैं। ऑनलाइन भी हम लोग नीट काका जेई प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर हम लोगों को फ्री पढ़ाते हैं बच्चों को। आज हमारे पास में हिंदुस्तान के 20 स्टेट से बच्चा आके ऑफलाइन पढ़ता है, उसको डॉक्टर्स पढ़ाते हैं। और आज भी हमारा सिलेक्शन परसेंट जो है ऑफलाइन कोचिंग्स में सबसे ज़्यादा है, बिकॉज वी आर गिविंग द पर्सनल अटेंशन टू दैम। बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को जिनके फादर टेम्पो ड्राइवर थे, ट्रक ड्राइवर थे, मजदूरी करते थे, नरेगा में काम करते थे, ऐसे बच्चों को भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। और कईयों का सिलेक्शन हमने ऑफलाइन के माध्यम से करवाया है। तो आपको मेरी टॉक कैसी लगी, कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा, ज़रूर से बताइएगा। और जो भी नीडी एस्पिरेंट्स हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, वहाँ तक ये वीडियो भेजने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच।